तो सबसे पहले आप समझो कि ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट रिवीजन होगा। जब भी हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हमने हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड में डिवाइड करके रखा हुआ है। जिसने नहीं भी पढ़ी है हिस्ट्री तो मैं उसको बता देता हूँ, सो दैट कि उसको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, ये हो गया आपका प्राचीन इतिहास। ओके, ये प्राचीन इतिहास हो गया हिंदी में। ये हो गया आपका मध्यकालीन इतिहास। ओके, ये हो गया आपका आधुनिक इतिहास। तो ये जो टाइम पीरियड है ना आपका 2500 बीसी, ये कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम। और 650 एडी वाला टाइम जब गुप्ता एरा खत्म हो चुका था भारत में, तो इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री आपका 700 एडी से कब है, जब गजनवी भारत में आता है। ओके, और यहाँ पर कब तक चलता है, जब यहाँ पे 1857 की क्रांति होती है। और मॉडर्न हिस्ट्री जब अंग्रेज भारत में आते तब से स्टार्ट हो जाता है। वैसे हम लोग 1857 से पढ़ते हैं और 1947 तक जब भारत से अंग्रेज चले जाते हैं। तो ये आपका टाइम पीरियड है। अभी हमारे इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ जो लिखूंगा उसके मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बताऊंगा। पूरा हम लोग डीपली ऐसे नहीं पढ़ने वाले कि आपको डीपली पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है उसको पढ़ के। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एरा जिसे हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एरा जिसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है स्टोन। ओके, ये सब और सब किस में आते हैं, स्टोन एज में आते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये स्टोन एज में आते हैं। नियोलिथिक एरा नव पाषाण काल, जहां पर बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ, आग का मान लो, आग पहिए का मान लो। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हमने पहली बार लोगों को एक सेटलमेंट में बसते हुए देखा। तो वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वेदों की रचना, है ना, 4 वेद है आपको पता है। धर्म बने, बुद्धिज्म, जैनिज्म और महाजनपद थे उस टाइम पे, बड़े बड़े राज्य थे, उनके बारे में। मौर्यन एम्पायर, बेसिकली हम लोग मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट मौर्यन यानी कि मौर्यंस के बाद में भारत में कौन कौन से राजा बने। गुप्त किंगडम, जो गुप्त साम्राज्य है भारत में अभी तक का सबसे सक्सेसफुल साम्राज्य है, और भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ओके, गुप्ता के बाद भारत में कौन कौन आए और उसी समय दक्षिण भारत में किनका राज था। आपने इसको एज अ एक या दो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से पढ़ना है, और अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, पहला इंडियन जिसने प्री हिस्टोरिक साइट वो होती है जो हिस्ट्री से भी पहले की होती है, यानी कि उस टाइम का, जिस टाइम का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये किसने, डॉक्टर प्रिमरोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर से एक, यहाँ पर साइट का मतलब होता है एक क्षेत्र खोजा था, जो ये कहा जाता है कि ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है, यानी कि पूरा पूरा एक तरह से बोल सकते हो पूरा प्राचीन, यानी कि प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से भी आप पहले का मान सकते हैं। इसकी कोई भी प्रूफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसकी एज को हमने क्या करा है, कैलकुलेट करा है। पैलियोलिथिक एरा हो गया आपका पूरा पाषाण काल, मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था 5 लाख बीसी से 8000 बीसी। ये टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, एग्जाम में ये नहीं आता है, बट आपको याद रखना ये वो वाला टाइम है जो बहुत पुराना टाइम है, जहाँ पे लोग कपड़े भी नहीं पहना करते थे, लोगों के पास औजार नहीं थे। ओके, वो एक लकड़ी में पत्थर को बांधकर उसको एज अ यूज करते थे, एज अ टूल के रूप में। इंसान जानवरों के रूप में था, धीरे धीरे इसमें इवोल्यूशन आया और धीरे धीरे वो शिकार करने लगा, धीरे धीरे उसने आग जलाई और उसमें खाना पकाने लगा, फिर धीरे धीरे वो कपड़े भी पहनने लगा। ऐसे करते करते ह्यूमन में क्या होने लगी, इवोल्यूशन होने लगे। ओके, तो जो पहला अर्ली मैन था वो कौन था, ये आपको याद रखना है। तो वो था, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो अफ्रीका का निग्रो ट्राइब। ये जो अफ्रीका का निग्रो ट्राइब है, ये पहला अर्ली मैन था जो हमने अभी तक जाना है। मेन ऑक्यूपेशन अभी तक यहाँ पे लोगों का क्या था, यानी कि पूरा पाषाण काल में, यानी कि जो हमारा स्टोन एज है उसका सबसे पहले फर्स्ट एज में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, फूड गैदर करना, है ना। इस टाइम पे सिर्फ लोगों का यह था कि मुझे खाना मिल जाए, और यहाँ पे हंटिंग, यानी कि उनको क्या करनी थी, यहाँ पे उनको शिकार करना था। बस यही दो चीजें थी जो उनको पता थी। उन्होंने क्या चीज लर्न करी थी, उन्होंने लर्न करा था कि जो एनिमल की स्किन होती है ना, जो एनिमल की जो खाल होती है, ठीक है, उसको अपने ऊपर रैप करना है। ठीक है, ठंड लगेगी तो उनको रैप करना है, सो दैट कि उनको गर्मी मिल सके, ये उन्होंने लर्निंग ली थी। अच्छा, वो रहते कहाँ पे थे, तो अभी भी वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है, या फिर वो लोग क्या करते थे, वो स्टोन्स के यानी कि पत्थरों के शेल्टर बनाया करते थे, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार तो नहीं हुआ था। ये किसके बारे में नहीं जानते थे, ये खेती के बारे में नहीं जानते थे, एग्रीकल्चर के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, अभी आग के बारे में यहाँ पर ये लोग नहीं जानते थे। ओके, पॉटरी, क्या होती है, ये मिट्टी के बर्तन बनाने के बारे में अभी तक ये लोग यहाँ पे नहीं जानते थे।
टूल्स कौन से यूज करते थे इस टाइम पे ये लोग? ये टूल्स यूज करते थे हैंड एक्स, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस प्रकार की जो कुल्हाड़ी है, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, उसका यूज करते थे। ब्लेड्स, ब्लेड्स कैसे होते थे? ये लोग पत्थरों को नोकीला करके ब्लेड्स बनाते थे, उसका यूज करते थे। इवोल्यूशन क्या हुआ इस टाइम पे? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इंसान बना यहाँ पे होमोसेपियन। होमोसेपियन क्या है? इंसान की प्रजाति है। ओके, और मॉडर्न मैन जो इंसान था यहाँ पे, अब ये वाला इंसान यहाँ पे आपको पैलियोलिथिक एरा में देखने को मिलेगा। इससे पहले इंसान जानवरों के रूप में था, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो बंदर के रूप में था। फिर आता है आपका यहाँ पे क्या आता है? मेसोलिथिक एरा, जिसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। क्योंकि ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपको लर्न रखना इतना जरूरी नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है। ये आपका है मेसोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण काल। इस काल में हुआ क्या? इस काल का जो मेन ऑक्यूपेशन था ना, अभी भी वही है, फूड गैदरिंग। अभी भी लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि वो खाना कैसे मैनेज कर पाए। हंट कर रहे हैं, अभी भी लोग यहाँ पे शिकार कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या सीखा? सबसे पहली चीज इन्होंने सीखा कि मछली को भी मारा जा सकता है और उसको खाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेसोलिथिक एरा में इनकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? कि इन्होंने मछली मारना सीखा। ओके, अब यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस कैसे थे? अभी भी यहाँ पे रॉक शेल्टर थे। ये लोग गुफाओं में रहना इन्होंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे रॉक शेल्टर इनका आंसर हो जाएगा। किसके बारे में ये नहीं जानते थे? अभी भी मेसोलिथिक एरा में अभी भी ये लोग खेती के बारे में नहीं जानते थे, अभी भी ये लोग आग के बारे में नहीं जानते थे, और अभी भी ये लोग मिट्टी से बने हुए बर्तनों के बारे में नहीं जानते थे। टूल्स कौन से यूज करते थे? अब पहले जो उनके टूल्स थे ना, वो थे अनपॉलिश्ड। अनपॉलिश का मतलब था तो उनमें धार नहीं होती थी, जैसा पत्थर मिला उसको वैसे ही लगा दिया और उसको ऐसा यूज कर लिया। लेकिन जो अब इनके टूल्स थे ना, वो पॉलिश्ड थे। पॉलिश्ड का मतलब क्या हो गया? वो उसको अच्छा बनाते थे, धारदार बनाते थे, ठीक है, लीथल बनाते थे, सो दैट कि काम उनका ईजी हो पाए। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसके बारे में यहाँ पे इन्वेंट किया? मेसोलिथिक के लास्ट लास्ट में। यहाँ पे आप फायर हटा दो वैसे तो, क्योंकि मेसोलिथिक एरा के लास्ट टाइम पीरियड में इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। यानी कि इन्होंने पत्थर आपस में टकराए, उसके बाद इन्होंने चिंगारी देखी, उससे यहाँ पे एक जगह आग जली, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई आग भी जलती है और आग का यूज हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इवोल्यूशन क्या हुआ? अभी तक यहाँ पे मॉडर्न मैन बन चुका था, है ना? जो आपका इससे पहला वाला एरा था पैलोलिथिक एरा, यहाँ पर अभी तक मॉडर्न मैन का आविष्कार हो गया था। अब यहाँ पे इंसान क्या करने लगा? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने लगा। पहले इंसान नहीं जाता था इधर से उधर, वो सिर्फ अपने एक जगह पे रहता था, वहां पे फूड गैदर करता था, वहां पे हंटिंग करता था। लेकिन अब इंसान नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने लगा, ठीक है, नई नई प्लेसेस को वो जानने लगा, देखने लगा कि भाई पहाड़ क्या होते हैं, और बाकी चीजों को बारे में यहाँ पे जानने लगा। तो ये सब चीजें एक्सप्लोर करने लगा। इवोल्यूशन मैन का यहीं पर हुआ कि उसने नई नई चीजें यहाँ पे देखने की कोशिश करी, नई नई चीजें उसको दिखी। अब आता है यहाँ पे आपका नवपाषाण काल, यानी कि जो स्टोन एज है उसका न्योलिथिक एरा। ओके, ये टाइम पीरियड आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या था? अभी भी इनका मेन ऑक्यूपेशन, इंसान का आज भी मेन ऑक्यूपेशन फूड गैदरिंग ही है। काम कर रहे हो आप, सरकारी नौकरी कर रहे हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपका मेन एम क्या है? कि आपको खाना मिल जाए। ओके, अभी भी यहाँ पे लोग हंटिंग कर रहे थे। ओके, लेकिन इनकी लर्निंग में यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर को करना सीख रहे थे। ये लोग एनिमल को, ये लोग पैट बनाना स्टार्ट कर, डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते को ये पालना शुरू कर रहे थे। ओके, अब ये पॉटरीज भी बना रहे थे, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार भी इन्होंने न्योलिथिक एरा में किया था। सेटलमेंट क्या थी इनकी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सेटलमेंट। अब ये जो घर बना रहे थे ना, वो लोग बना रहे थे मड से, मड यानी कि मिट्टी से ये लोग घर बना रहे थे। एंड रीड, रीड क्या होती है आपको पता होना चाहिए? रीड होती है ईख। ईख होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो गन्ने के पत्ते, आप बोल सकते हो ईख गन्ना होता है ना, उससे, और उसको मिट्टी में मिलाकर ये लोग घर बना रहे थे। इस टाइप के घर यहाँ पे आप देख रहे हो। खेती करना ये लोग सीख रहे थे। अब ये अभी भी किसके बारे में यहाँ पे नहीं जानते थे? पर्टिकुलरली इतना ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे अभी भी, पक्का हाउस का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। फायर का डेवलपमेंट भी यहाँ पे अभी धीरे धीरे चल रहा था, इसका यूज ये लोग अभी नहीं कर रहे थे। टूल्स किसका यूज करते थे ये लोग? अब ये लोग मोर लीथल टूल्स यूज करते थे। अभी तक सबसे पहले आपने देखा था यहाँ पे टूल्स कैसे थे? हैंड एक्सेस था, वो पॉलिश नहीं थे। फिर आपने देखा मेसोलिथिक एरा में कि अब जो उनके टूल्स थे वो क्या थे? पॉलिश थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा यहाँ पर उनको धार देते थे। अब जो इनके टूल्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा मोर लीथल होते थे,
फिनिश्ड होते थे। फिनिश्ड का मतलब वो कंप्लीट है, यानी कि उनमें कुछ भी टूटन फूटन, उनमें कुछ भी कमजोर नहीं है। आप कहीं ये यूज कर रहे हो, कहीं आपका टूल्स टूट जाए, वैसा नहीं था, फिनिश्ड था, मोर लीथल था, ओके, और पॉलिश था। अच्छे तरीके से उन्होंने इसको सजाया हुआ भी था। अब ये जो अपने टूल्स बनाते थे उसको सजाते भी थे। इन्वेंशन किसका हुआ इस एरा में? सबसे पहले इन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट करे, ओके, वही आपको पता है, जानवरों की खाल से इन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट करे। इन्होंने बोट बनाना भी सीख ली, नदी में तैरने के लिए, नदी में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इन्होंने बोट भी सीख ली। और पहिए का निर्माण भी न्यू लिथिक एरा में देखने को मिलता है। अब ये इवोल्यूशन क्या हुआ? अब सबसे पहले आपने देखा कि इंसान जो था वो होमोसेपियन बना। फिर मेसोलिथिक एरा में आपने देखा कि इंसान नई नई जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। फिर आपने नियोलिथिक एरा में आप क्या देखोगे कि अब इंसान सेटल्ड लाइफ जी रहा था। सेटल्ड लाइफ का मतलब अब वो समाज के बनाए हुए नियमों पे जी रहा था। शादी करना, बच्चे करना, खेती करना, खाना बनाना, एक घर में रहना, एक सोशल लाइफ जीना। अब वो एक सेटल्ड लाइफ जी रहा था। इससे पहले वो घुमंतु था। घुमंतु का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ओके, वहां पे जाके खाना खाना, अगर वहां पे खाना खत्म हो गया तो फिर दूसरी जगह चले जाना। अब ये खाना खुद उगा रहे थे, तो ये एक सेटल्ड लाइफ को जी रहे थे, ओके। सीधा इसके आता था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड एग्जाम में आता है कि इसका टाइम पीरियड क्या था। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और ये वो टाइम था जब जो कैलेंडर थे हमारे वो उल्टे चला करते थे, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या है इसकी लोकेशन? ये वाली है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, पाकिस्तान और भारत के बीच में। ये वाला आपको दिख रहा है इंडस रिवर, ये आपको दिख रहा है घग्गर और हक्करा रिवर। इनके बीच में यहाँ पे क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी हुआ करती थी। तो उसकी लोकेशन क्या है? पहली बात तो आप बोल सकते हो सर, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। दूसरी चीज, अगर आपसे कभी किसी नदी के बारे में पूछ लिया तो इंडस और घग्गर, हक्कर नदी के ये पास सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था? इस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों था? क्योंकि सबसे पहला शहर जो खोजा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दैट इज हड़प्पा, ओके। इसको हम ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्रोंज सिविलाइजेशन? क्योंकि आयरन जो स्टोन एज था वो खत्म हो चुका है, अब ब्रोंज का इस्तेमाल होने लगा, ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रोंज सिविलाइजेशन। किसने हड़प्पा को, या एक तरीके से आप बोल सकते हो हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया? तो ये क्या था? दयाराम, दयाराम साहनी ने। और ये कब किया था? तो ये 1921 में किया था। और ये जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पे याद रखना, ये हड़प्पा ये दिख रहा है आपको, ये रही आपकी रावी नदी। तो ये रावी नदी के तट पे है। ये भी एग्जाम में आता है, आ सकता है। किसने मोहनजोदाड़ो की स्थापना करी, यानी कि इसको किसने खोजा? तो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में, यानी कि अगले साल, इन्होंने मोहनजोदारो को खोजा था। किस नदी के किनारे है मोहनजोदारो? ये रहा मोहनजोदारो, और ये रही आपकी इंडस रिवर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसका शेप क्या है? कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इसका शेप आप याद रखना, ट्राइंगुलर था। और इसका जो एरिया था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। किस प्रकार के हाउस में ये लोग रहते थे? तो ये ईंट के बनाए हुए हाउस में ये लोग रहते थे, यानी कि ब्रिक वाले जो हाउस थे ये इसमें रहते थे। ये किसके बारे में नहीं जानते थे अभी भी? तो ये लोहे के बारे में अभी भी ये लोग नहीं जानते थे। सिविलाइजेशन एक किस प्रकार की थी? रूरल थी या फिर अर्बन थी? ये बहुत आता है एग्जाम में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार की सिविलाइजेशन थी। दैट इज अर्बन, यानी कि शहरी लोग थे ये। इनके पास तो सब कुछ था, स्ट्रीट लाइट थी, लाइट का मतलब वहां पे आग से जलाते थे बेसिकली। वहां पर ड्रेनेज सिस्टम था, पर्टिकुलरली कॉलोनीज बनाई हुई थी, तो अर्बन सिविलाइजेशन था। क्या क्या फीचर है इसके? मैंने आपको बताया था, स्ट्रीट में वहां पे लाइटिंग हुआ करती थी। इनके टाउन की अच्छे से प्लानिंग हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि कहीं भी टाउन बना दो, टाउन प्लानिंग होती थी। इनके जो बाथरूम थे वो टाइल्ड थे, यानी कि बाथरूम में इन्होंने क्या लगाया था? टाइल्स का प्रयोग किया हुआ था, ओके। ड्रेनेज सिस्टम अच्छी थी। तो ये एग्जाम में ये सब आता है। एग्रीकल्चर, ये लोग क्या करते थे? ये लोग एग्रीकल्चर, इनके एग्रीकल्चर के बारे में इन लोगों को अच्छे से पता था। ये एग्रीकल्चर करते थे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। अब आपको पता है कि सर्दियों में गेहूं उगता है, गर्मियों में यानी कि बरसात के मौसम में चावल उगता है, तो ये टाइम ड्यूरेशन होता है। तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ये लोग एग्रीकल्चर करते थे कि इनको पता था कि कौन से मौसम में क्या उगेगा, तो ये एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा सा जानते थे। और ये लोग पहले थे जो इन्होंने कॉटन का सबसे पहले
जो प्रोडक्शन था यानी कि जो एग्रीकल्चर था सबसे पहले इन्होंने यहीं पे ही किया था। तो एग्जाम में आता है कि कॉटन का सबसे पहला जो प्रोडक्शन था वो कहाँ पे हुआ है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ है। ओके, यहाँ पे मनी किस प्रकार की होती थी, तो यहाँ पे कोई भी मेटालिक मनी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है पहले तो ये समझ लो। बार्टर सिस्टम होता है जैसे मैं तुमको 1 किलो गेहूं दूंगा, तुम मुझे 1 केजी राइस दो, इसे हम बोलते हैं सामान का आदान प्रदान। यहाँ पे पैसे नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जा रहा है। अब ये 1 केजी हो सकता है, ये आधा केजी हो सकता है, जिसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे बार्टर सिस्टम इसको कहते थे हम। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कैसे होता था, तो यहाँ पे कैसे होता था, बुलक कार्ट से। ठीक है, कैसे किया जाता था, बुलक कार्ट से। यहाँ पे यानी कि जो बैलगाड़ी है उसका इस्तेमाल करते थे। ये जो हड़प्पा का कल्चर है ना, ये किस एज से बिलोंग करता है, तो ये ब्रोंज एज से बिलोंग करता है, क्योंकि इससे पहले स्टोन एज था। अब आगे जो आएगा आपको वो आयरन एज होगा। ये गेम कौन सा खेलते थे, तो ये पासा खेलते थे, जिसे हम बोलते थे डाइस गेम। पासा खेलते थे ये लोग, और जुआ भी खेलते थे, गैम्बलिंग। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग मुर्गियां भी आपस में लड़ाते थे। ठीक है, स्क्रिप्ट कैसी थी इनकी, तो स्क्रिप्ट इनकी जो थी पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि पिक्चर बनाते थे और उसके हिसाब से ये लोग अपनी स्क्रिप्ट को लिखते थे, पिक्टोग्राफिक, जिसे अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है कि इस पिक्चर का मतलब क्या है। क्या रीजन रहे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सभी की सभी यहाँ पे इन्होंने माना है कि ये रीजंस हो सकते हैं, प्रोबेबल रीजंस है कि यहाँ पे आर्यंस ने अटैक किया। दूसरा यहाँ पे रीजन माना है कि फ्लड आया होगा। तीसरा यहाँ पे रीजन है कि अर्थक्वेक आया होगा। कई लोग बोलते हैं यहाँ पे फैमिन यानी कि महामारी फैल गई, जिससे यहाँ पे लोग इसको छोड़ के चले गए। तो ये प्रोबेबल रीजंस है, अगर एग्जाम में आता है तो आप इनको टिक मार सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कुछ शहर हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंने आपको बताया था हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। यहाँ पे मैंने आपको ये लिखवा भी रखा है। हड़प्पा किस क्षेत्र में है आज की डेट में, आज की डेट में कहाँ है, तो ये है मोंटगोमरी, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है ये, है ना। तो ये आपको याद रखना है हड़प्पा। ओके, तो ये हमेशा आप याद रखोगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोंट गोमरी लोकेशन है। रिवर कौन सी थी, यहाँ पे रावी थी। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे था, तो ये इंडस नदी के किनारे था, यहाँ पे इंडस रिवर होना चाहिए। लोकेशन आज की डेट में क्या है ये, तो ये पाकिस्तान के लरकाना में है, पाकिस्तान के लरकाना में है। ओके, यहाँ से हमको क्या मिलती है, यहाँ पे हमको ब्रोंज की, ब्रोंज की यहाँ पे हमको एक इमेज मिलती है जो है डांसिंग गर्ल की। ये आता है एग्जाम में, ब्रोंज की इमेज मिलती है जो कि है डांसिंग गर्ल की। ये हमको कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है। कालीबंगन से हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली है, जुते हुए खेत, यानी कि प्लग्ड फील्ड, यानी कि जो खेत थे वहां पे हल लगाया गया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कालीबंगन में हमको क्या मिली है, कालीबंगन में हमको मिली है चूड़ियों की फैक्ट्री, बंगन कंगन याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे मिला है डबल स्टोरी बिल्डिंग, डबल यहाँ पे बिल्डिंग्स कैसी थी, 2 तल वाली बिल्डिंग भी थी। फिर आता है यहाँ पे आपका लोथल। लोथल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोथल है अहमदाबाद गुजरात में। और लोथल एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी था, यानी कि यहाँ पे जहाज आते थे। ये आता है बहुत बार एग्जाम में कि एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पोर्ट था वो कहाँ पे था, दैट इज लोथल, जो कि गुजरात अहमदाबाद में। वैदिक सिविलाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन एज, इस सबसे पहले क्या था, स्टोन एज, फिर आया ब्रोंज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ दिस इज योर वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। इसमें आपको 4 वेदों का देखने को मिलेगा कि 4 वेद यहाँ पे बनाए गए। सबसे पहले ये जो वैदिक सिविलाइजेशन थी इसे किसने बसाया, तो ये आर्यंस ने बसाया। आर्यंस कौन थे, जो मध्य एशिया से, यानी कि ईरान, इराक वाला एरिया, अफगानिस्तान के नीचे वाला एरिया, टर्की वाला एरिया, मध्य एशिया से कुछ लोग भारत आए अपने पशुओं को लेकर, क्योंकि इनके यहाँ पर क्या खत्म हो चुका था, घास खत्म हो चुकी थी। ये लोग यहाँ पे आते हैं घास ढूंढने के लिए। ओके, बड़े बड़े ग्रास फील्ड्स देखने के लिए। तो यहाँ पर ये आते हैं, अपनी सभ्यता बनाते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हम आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये किस प्रकार के लोग थे, ये थे सेमी नोमैडिक। सेमी नोमैडिक क्या होते हैं, अर्ध घुमंतु। सेमी सेमी नोमैडिक पीपल, अर्ध घुमंतु का मतलब होता है 1 साल 2 साल एक जगह परमानेंट रहे, उसके बाद घास की तलाश में कहीं और चले गए, फिर 5-6 साल वहां पे रहे, फिर उसके बाद
यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आज यहाँ कल वहाँ, तो ये सेमी नोमैडिक पीपल्स थे। किस प्रकार का यहाँ पे सेटलमेंट ये नाम था, इन्होंने इस जगह को बोला सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्यों बोला, क्योंकि ये आए सिंधु नदी को पार कर कर, इन्होंने यहाँ पे 7 नदियां और देखी, इन्होंने बोला सप्त सिंधु। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, सिंधु से ही हिंदू वर्ड आया है। अब यहाँ पर एक मेटल था जो सबके नोन में आया, दैट इज कॉल्ड आयरन, जिसको यहाँ पे लोहा का प्रयोग होने लगा वैदिक सिविलाइजेशन में। इससे पहले लोहा कोई भी नहीं जानता था। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा कि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, वैसे ही जो सिविलाइजेशन थी ये वाली, ये थी रूरल, ग्रामीण थी। यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पे टाइल्ड बाथरूम नहीं था, यहाँ पे स्ट्रीट स्ट्रीट में लाइट्स नहीं थी, यहाँ पे एजुकेशन नहीं था। ठीक है, तो ये थी ग्रामीण सभ्यता। ओके, ये कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता, ये आता है एग्जाम में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैदिक सिविलाइजेशन दो पार्ट में, पहला है ऋग्वेदा, दूसरा है पोस्ट वैदिक एरा। इस ऋग्वैदिक एरा में 1500 से 1000 बीसी ये टाइम पीरियड आता है, ये आप लोग लर्न कर लेना, एग्जाम में आता है। इसके आता है उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक एरा के बाद में, यानी कि ऋग्वेदा के बाद में 1000 बीसी से 600 बीसी। ऋग्वेदा के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ऋग्वेदा है, ये टाइम पीरियड आप नहीं भी लर्न करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दुनिया का सबसे पुराना क्या है, एक तरीके से टेक्स्ट है, ओल्डेस्ट ग्रंथ, टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के सबसे पुराना ग्रंथ भी आप इसे बोलते हो। ओके, इसमें आपको क्या मिलेंगे, हिम्स एंड चैंट्स, क्या होते हैं ये, मंत्र। ठीक है, मंत्र और भजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत, इसका निर्माण इसी में हुआ। जो हमारा ऋग्वेदा है ये 10 पार्ट में है, यानी कि 10 मंडलों में है विभाजित। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आपका 10वां मंडल है। इस 10वें मंडल में ना एक चीज आपको देखने को मिलेगी कई बार, पुरुषुक्त। पुरुषुक्त का मतलब क्या होता है आपको पता है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भारतीय समाज को इन्होंने 4 वर्गों में बांटा, ब्राह्मण, ओके, क्षत्रिय, और फिर यहाँ पे आएगा आपका वैश्य एंड शूद्र। अब यहाँ पे समझो इसका मतलब क्या है। ये जाति के आधार पर तो इन्होंने आज बना दिया, जाति के आधार पर तो ये कभी था ही नहीं, कर्म के आधार पर था, धर्म के आधार पर तो कभी भी भारतीय समाज को बांटा ही नहीं गया था। आज बांट दिया इसको धर्म के आधार पर। पहले बांटा था इसको जब असली में वो कर्म के आधार पर बांटा था। ब्राह्मण वो होंगे जो पूजा पाठ में लगे होंगे, क्षत्रिय वो होंगे जो सेना में जाएंगे, राजा भी इसी कुल से होता था। ओके, और जो वैश्य होंगे वो होंगे कौन, जो लोहार, जो सुनार, ठीक है, जो काम करेंगे पर्टिकुलरली एक स्किल्ड वर्क। ये जो शूद्र होगा ये वो होगा जो भूमिहीन होगा, जिसके पास कोई भी भूमि नहीं होगी, भूमिहीन किसान, और ये दूसरी जगह जाकर मजदूरी करेगा, इसे बोलते थे शूद्र। तो 10वें मंडल में जिक्र किया गया है पुरुषोक्ता का, और पुरुषोक्ता में आपको भारतीय समाज को 4 भागों में बांटा गया है। अब ब्राह्मण, आप देखोगे ब्राह्मण का जन्म जो ब्रह्मा जी है उसके मुंह से हुआ था, क्षत्रिय का भुजाओं से हुआ था, वैश्य का जांग से हुआ था, और शूद्र का पैरों से हुआ था। तो वैसे ये कहा जाता है, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा। जो तीसरा मंडल है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में आपको मिलेगा गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। ओके, ये वाला आपने सुना होगा। ओके, तो ये आपने कई बार सुना भी होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जो ये गायत्री मंत्र है ये किसको डेडिकेटेड है। सब लोग ये बोलते हैं कि ये किसको डेडिकेटेड है, ये सरस्वती माता को, लेकिन सरस्वती माता को नहीं है, ये देवी सावित्री को डेडिकेटेड है। देवी सावित्री, देवी सावित्री को ये डेडिकेटेड है। और पहली बात तो देवी सावित्री कौन है, ये सूर्य से संबंधित है। ओके, रिलेटेड टू सन गॉड, और उनकी है देवी सावित्री, इनके लिए गायत्री मंत्र बताया गया है। इस ऋग्वेदा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल हुआ था, जिसे हम बोलते हैं 10 राज्य का बैटल। 10 राज्य, 10 राज्य क्या था, 10 राजाओं का युद्ध। इस 10 राजाओं के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, सुदास और 10 राजाओं के बीच में। और ये किस लिए हुआ था, उस टाइम पे सबसे बड़ा धन हुआ करता था कैटल। कैटल का मतलब है मवेशी जो दूध देते हैं, इनके लिए लड़ाई हुई थी, 10 राज्य का युद्ध, ये एग्जाम में आता है। और ये किंग सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जिसे सुदास जीत गया था। ऋग्वेद में हिमालय को क्या बोला गया है, ये भी एग्जाम में आता है, इसे बोला गया है मुचकुंद। क्या बोला गया है इसे, मुचकुंद। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में आता है मुचकुंद। अच्छा, यहाँ पर ऋग्वेदा से
हमने भारतीय संविधान में एक वर्ड लिया है जिसे आपने सुना होगा, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अस्तो माँ सदगमया। हमने लिया है वर्ड कहाँ से? ऋग्वेद से लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में कौन सी थी? वो थी सरस्वती नदी। ओके, इसको सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका पोस्ट वैदिक एरा। इस पोस्ट वैदिक एरा में तीन वेदों का निर्माण करा गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब यहाँ पे आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा? सामवेद में सामवेद का जिक्र किस प्रकार से या फिर किस लिए किया गया है? तो किस लिए किया गया है? म्यूजिक से किया गया है। क्या है इस सामवेद के अंदर में? तो आपने सुना होगा धुनों के बारे में, सारे गामा पाधा नीसा, है ना। तो जो 7 यहाँ पे सुर थे, यानी कि 7 जो हमारे सुर होते हैं ना, सारे गामा पाधा नीसा, ये आपको सामवेद में ही देखने को मिलेगा। सामवेद में आपको एक राग भी देखने को मिलेगा। ये राग आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्रुपद राग का जिक्र भी सामवेद में किया गया है। तो यजुर्वेद में बेसिकली क्या बताया गया कि आप यज्ञ कैसे करोगे। यज्ञ कर्मकांड की पूजा जो होती है, यज्ञ कर्मकांड इसको हम बोलते हैं, वो कैसे करोगे, यज्ञ आप कब करोगे, इन सब के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। अथर्ववेद बेसिकली किस चीज के लिए है? ये अथर्ववेद है आयुर्वेदा के लिए। आयुर्वेद का जिक्र किया गया है, यानी कि मेडिकल साइंस का जिक्र करा गया है। अब यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान देना, अथर्ववेद में ना एक बात बोली गई है कि हर कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको दो चीज देखने को मिलेगी अथर्ववेद में। एक मिलेगा आपको आयुर्वेद, और इसमें जादू टोने का जिक्र भी किया गया है, जिसे हमने बोला है मैजिकल चैंट्स। और ये जो मैजिकल चैंट्स था ना, इसका यूज हम करेंगे फॉर द गुड कॉज। जो लोग मेडिकल साइंस से, जो लोग आयुर्वेद से ठीक नहीं हो पाए, हम उनको इस प्रकार से ठीक करेंगे। किस प्रकार से? जादू टोने के हिसाब से, ऐसा इन्होंने बोला है। ब्लैक मैजिक यहाँ पे नहीं था। ये जो मैजिक था ये बेसिकली था कि उन लोगों के लिए जो लोग आयुर्वेद से ठीक नहीं हो पाएंगे, यानी कि मैजिक फॉर द गुड कॉज यहाँ पे इन्होंने बोला था। तो कई बार ब्लैक मैजिक मैंने क्वेश्चंस में देखा कि ब्लैक मैजिक आपको किस वेद में देखने को मिलेगा? दैट इज कॉल्ड अथर्ववेद। ओके, आयुर्वेद भी इसी का ही पार्ट है। इसके बाद आपने चारों वेद लिख दिए, चारों वेद आपको लर्न हो गए। वेदों के बाद लिखे गए उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? ये एग्जाम में आता है। ये होता है टू सिट डाउन नियर समवन। ये समवन ना आपका गुरु भी हो सकता है, तो टू सिट डाउन नियर गुरु, और उनसे बैठकर आप शिक्षा दीक्षा लोगे। इसको हम क्या बोलते हैं? वेदांत भी बोलते हैं, यानी कि वेदों के अंत में इसे लिखा गया ना, इसलिए उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। टोटल अभी तक 108 उपनिषद लिखे जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 12 को ही सर्टिफाइड किया गया है। तो याद रखना कि कितने सर्टिफाइड उपनिषद हैं, तो ये भी आपका आएगा, यानी कि प्रमाणित उपनिषद कितने हैं? टोटल 12 हैं। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ओके, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो यह है वृद्धारण्यक। वृद्धारण्यक, अरण्य का मतलब जंगल होता है, ठीक है, वृद्धारण्यक। क्योंकि ये अरण्यक किस लिए है? क्योंकि ये जंगलों में बैठकर पढ़ाई करते थे। जंगलों में बैठकर ये लोग वेदों को लिखते थे पेड़ की छाल पर। ओके, एक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं मांडुक्य उपनिषद। इस उपनिषद से हमने एक वर्ड लिया है जिसे हम, हमारा ये नेशनल मोटो भी है, सत्यमेव सत्यमेव जयते। अब इसे इंग्लिश में लोग बोलते हैं ट्रूथ ऑलवेज विन, लेकिन नहीं होता। ठीक है, ट्रूथ ट्रियम ऑलवेज ट्रियम्फ आता है इसका इंग्लिश में मीनिंग। ठीक है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ भी आपका ये, इसका रियल मीनिंग इंग्लिश में ये है। लोग बोलते हैं जो ट्रूथ ऑलवेज विन, नहीं, ट्रूथ ऑलवेज विन नहीं है इसका, ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ है। ये भी एग्जाम में आ रखा है। और ये हमने कहाँ से लिया है? मांडुक्य उपनिषद से लिया है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा नेशनल मोटो भी है, राष्ट्रीय वाक्य भी है ये, है ना, सत्यमेव जयते। ओके, अब यहाँ पे अगला जो आता है वो आता है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना होती है भाई इसके बाद। सबसे पहले एग्जाम में आता है कि बौद्ध धर्म के 3 पिलर्स क्या है। त्रिरत्नास भी बोलते हैं हम इसको, थ्री ज्वेल्स भी बोलते हैं हम इसको, यानी कि 3 गहने बोलते हैं। 3 पिलर का मतलब क्या होता है भाई? 3 खंबे। त्रिरत्नास भी हम इसको बोलते हैं। तो वो 3 पार्ट क्या है बौद्ध धर्म के? ये एग्जाम में आता है। सबसे पहला है बुद्ध, यानी कि खुद बुद्ध भगवान। दूसरा है संघ। ठीक है, संघ का मतलब है उनकी
बुद्ध के बाद धम्म करना, धम्म। धम्म है उनकी टीचिंग्स, उन्होंने क्या पढ़ाया था। फिर आता है संघ। संघ का मतलब कौन होते हैं? उनके डिस्पाइल यानी कि उनके शिष्य। ठीक है, ये उनकी टीचिंग, हिज टीचिंग। और यहाँ पे आएगा आपका उनके डिस्पाइल। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन है, थ्री ज्वेल्स, थ्री रत्नास, थ्री पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध के लाइफ पीरियड के बारे में। तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, ये जन्म याद रखना। कहाँ पे हुआ था? कपिलावस्तु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और इनकी मृत्यु होती है 483 बीसी में, 80 साल तक ये जीते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आता है। बुद्ध का अदर नेम्स क्या क्या है? बुद्ध को हम किस किस नाम से जानते हैं? शाक्य। शाक्य कुल के थे ये भी याद रखना, शाक्य कुल के थे, तो शाक्य मुनि भी हम बोलते हैं, शाक्य मुनि। ठीक है, दूसरा हम इनको बोलते हैं तथागत। तथागत भी हम इनको कहते हैं, और इनको हम एशिया की लाइट भी कहते हैं। ओके, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज बोलते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ था? मैंने आपको बताया था, कपिलावस्तु में। कपिलावस्तु कहाँ पर है? नेपाल में है। लुम्बिनी भी कई बार एग्जाम में आ सकता है, उसको भी आप टिक कर दोगे। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन इनका पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? महामाया। लेकिन जो महामाया थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी जन्म देने के 7 दिनों के बाद। इसके बाद इन्हीं की जो मौसी थी, प्रजापति, प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाला पोसा और इनको बड़ा किया। इनकी इनका विवाह बाल विवाह हो गया था। इससे किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। इनका एक बेटा भी था जिनका नाम था राहुल। ओके, राहुला भी आप बोल सकते हो। चार चीजें जिन्होंने इनकी लाइफ बदल दी, यानी कि चार चीजों को देखा इन्होंने, इसके बाद इन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं साधु बन जाऊंगा, अब मैं ये जीवन छोड़ने जा रहा हूँ। तो वो चार चीजें इन्होंने क्या देखी थी? सबसे पहले इन्होंने देखा ओल्ड मैन, यानी कि इंसान कभी भी जवान नहीं रहेगा, वो एक ना एक दिन बूढ़ा जरूर होगा। फिर इन्होंने देखा एक सिक मैन। सिक मैन का मतलब एक बीमार व्यक्ति, यानी कि इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति है वो हमेशा हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, वो बीमार पड़ेगा। फिर इन्होंने देखा एक डेड बॉडी। डेड बॉडी का मतलब इन्होंने देखा कि भाई इंसान का जो जीवन है वो सत्य नहीं है, उसको एक ना एक दिन मरना भी है। फिर इन्होंने देखा एक एसेटिक, एक साधु देखा। साधु संत को कोई दिक्कत नहीं थी, ना खाने की, ना पीने की, ना समाज की। तो अब इन्होंने बोला कि भाई अब मैं यही बनूंगा। ओके, अब जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं महाविनिष्क्राणम। ओके, इनका जो चैरिएटर था, चैरिएटर का मतलब है इनका पर्टिकुलरली जो रथ चालक था, जो इन्हें छोड़ने गया था जब ये घर छोड़ रहे थे, ठीक है, उसका नाम था चन्ना। इनके घोड़े का नाम, जो इनका फेवरेट घोड़ा था, उसका नाम था कंथक, जिसको ये साथ लेके गए थे अपने। ओके, अब यहाँ पर कुछ बुद्धा के द्वारा की गई चीजें, जिसे बौद्ध धर्म में किस नाम से बताया गया है, ये एग्जाम में आता है। ग्रेट रिनेंशियन एट द एज ऑफ, ये किस उम्र में इन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में। इन्होंने सबसे पहला, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 35 साल में, यानी कि 6 साल ये घूमते रहे, 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका पहला उपदेश कहाँ पे था? तो ये था पहला उपदेश इनका सारनाथ में। इन्होंने कितने को दिया ये पहला? ये इनके 5 शिष्य थे, इनको इन्होंने उपदेश दिया। इनकी मृत्यु होती है ना, 483 बीसी में। कहाँ पे होती है? कुशीनगर में, कुशीनगर में होती है। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोला है? महापरिनिर्वाण, है ना। महाविनिष्क्राणम क्या था? जब उन्होंने घर छोड़ा था। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनके सबसे पहले टीचर कौन थे? वो थे अलारा कल्मा, जिन्होंने इनको वेदों का ज्ञान दिया, जिन्होंने इनको मेडिटेशन करना सिखाया। फिर एक दूसरे इनके टीचर बने उद्रक रामपुता, उद्रक रामपुता, जिन्होंने इनको बाकी चीजें सिखाई कि कैसे धर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती है। उन्होंने धर्म का ज्ञान उद्रक रामपुता से लिया। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 साल के बाद। बुद्ध में, बौद्ध धर्म में कई लिटरेचर्स हैं, जिसको हम पिटक्स भी कहते हैं। ठीक है, लिटरेचर है का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बेसिकली वो बात करते हैं बुक्स की। ओके, तो इनकी 3 हैं, जो इनकी पिटक्स हैं वो 3 है। विनय पिटक,
सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 प्रकार के पिटक्स हैं जो कि इनके बौद्ध धर्म में होते हैं। टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल्स कितनी हुई थी? 4 हुई थी। ये एग्जाम में आएगा आगे, इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा। देखो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 4 हुई थी टोटल। टाइम पीरियड क्या था? अब ये डेट तो वो है जब बुद्ध भगवान जी की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। फिर इसके 100 साल बाद एक और संगीति होती है, यानी कि एक और काउंसिल होती है। इसके बाद 250 बीसी में, और फिर अंत में हुई थी 72 एडी में। इस टाइम पे इस काउंसिल का जब ये बौद्ध संगीतियां हुई, बौद्ध की मीटिंग हुई, तो यहाँ पर चेयरमैन कौन था? तो ये था महाकश्यप। पहली वाली में महाकश्यप था। एम एस, ये देखो ऐसे याद रखना, MSMV, मैंने तो ऐसे याद करा है। दूसरा था सबाकामी, ठीक है। तीसरा था मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। चौथा था यहाँ पे वसुमित्र, 2 थे वैसे यहाँ पे, ठीक है, वसुमित्र एंड अश्वघोष, वसुमित्र एंड अश्वघोष। इस टाइम पे राजा कौन था जब पहली संगीति हुई? तो यहाँ पे था अजात शत्रु, और ये बौद्ध धर्म को मानता था। दूसरे टाइम पे राजा कौन था? कालाशोक, ये भी इसी के ही उसका था, क्लैन का था, अजातशत्रु के क्लैन का था। मोगली पुत्तिस के टाइम पे यहाँ पे राजा था अशोक। अशोक भी अंत में अपने जीवन के इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वसुमित्र और अश्वघोष जब 72 एडी में जब ये हुआ था, तो यहाँ पे कौन थे? कनिष्क, यानी कि कुषाण शासक था एक कनिष्क, ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। इसी के टाइम पे हुआ था। अब लोकेशन आती है एग्जाम में कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो याद रखना, इसको याद रखो, RVP के, ठीक है। तो ये हुई थी पहले राजगृह में, बिहार में आज भी है ये, ठीक है। वैशाली, ये भी बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर मध्य प्रदेश के बॉर्डर में देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर आता है तीसरा यहाँ पे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो आपको पता ही है, पटना का पुराना नाम है। और फिर आता है आपका कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे था? कश्मीर में था, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में आएगा कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें राजा कौन था? कनिष्क था। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, जंगल में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। ओके, यहाँ पे आपसे टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, यहाँ पे आपसे ये चेयरमैन के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये तो पक्का याद करना, चारों के चारों काउंसिल्स एग्जाम में कई बार आती है। फिर आता है यहाँ पे आपका जैनिज्म। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने करी थी। कई लोग महावीर मानते हैं, ऋषभ देव ने करी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे इसके? महावीर ही थे। टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, यानी कि कितने गुरु हुए? टोटल 24 हुए। 24वें महावीर ही थे। आपको सिर्फ पहला याद रखना है, 23वां याद रखना है, और 24वां याद रखना है। पहले कौन थे? सबसे पहले जो इनके गुरु थे ऋषभ देव ही थे, जिन्होंने किसकी जैन धर्म की स्थापना करी, ऋषभ देव ही थे। 23वें थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर आपसे एग्जाम में पूछेगा। 24वें कौन थे? वर्धमान महावीर। कई बार एग्जाम में पूछते हैं महावीर जी का पूरा नाम क्या है ना, महावीर का पूरा नाम क्या था, क्या है, पूछते हैं। तो यहाँ पे आप बता देना जी, उनका पूरा नाम क्या है? वर्धमान महावीर। जैसे ही बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्नास थे, उसी प्रकार से ही त्रिरत्नास जैनिज्म में भी है। जैसे बुद्धिज्म में क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ थे, तो वैसे ही जैन धर्म में भी है राइट फेथ। राइट फेथ जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, साम्यक दर्शन। ओके, राइट फेथ, नॉलेज, राइट नॉलेज, और राइट कंडक्ट, ठीक है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ओके, यानी कि सही बिलीव करना, सही आचरण रखना, ओके, और सही ज्ञान रखना, यह है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये है आपके 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म। जो महावीर थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये एग्जाम में कई बार आता है। तो ये इनका जो जन्म था वैशाली में हुआ था, कुंडलग्राम में, है ना। इनका जो गांव था वो कुंडग्राम था, कुंडलग्राम भी बोलते हैं। जैसे कि बौद्ध का जो क्लैन था वो क्या था? बुद्ध का क्लैन, ये आपको पता होना चाहिए, वो शाक्य था। उसी प्रकार से ये किस क्लैन के थे? जनात्रिका, जनात्रिका क्लैन से ये बिलोंग करते थे। महावीर के अन्य नाम क्या क्या है? जिन्न भी बोलते हैं इनको, जितेंद्र भी बोलते हैं इनको, और अरिहंत भी बोलते हैं इनको। ये 3 नाम से मिलते हैं। जैसे उनका क्या था? उनका आपका सिद्धार्थ था रियल नेम, है ना। लाइट ऑफ एशिया था, शाक्य मुनि भी था। उसी प्रकार से महावीर का जिन्न है, जितेंद्र है, और अरिहंत है।
इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो बुद्ध का असली नाम था। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। मदर नेम इनका क्या था? त्रिशला। इनकी एक बेटी हुई, बेटी का नाम क्या था? प्रिया दर्शना। इनकी वाइफ भी हुई, वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। ओके। ये क्यों बने एसेटिक? क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, ये मृत्यु को झेल नहीं पाए। ओके। और ये साधु संत वाले जीवन में चले गए थे, ये बहुत लेट गए, 35-36 साल की उम्र में गए, इनको काफी टाइम भी लग गया था। डेथ जो इनकी होती है वो कहाँ पे होती है? पावापुरी में। जैसे कुशीनगर में किसकी होती है, ये मुझे आप कमेंट में बताना। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैनिज्म में आपको दो सेक्ट देखने को मिलेंगे, संप्रदाय। एक है आपका श्वेतांबर, दूसरा है आपका दिगंबर। ओके। श्वेतांबर आपके सफेद कपड़े पहनते, दिगंबर आपके निर्वस्त्र रहते हैं, ये आपने देखा होगा। अब यहाँ पे आते हैं आपके महाजनपद, यानी कि धर्म की स्थापना हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं ये लोग महाजनपद की। उस टाइम पे कुछ बड़े बड़े यहाँ पर क्या थे? जनपद थे। जैसे सबसे बड़ा जनपद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कौन सा था? ये आपका मगध था। ये पाटलिपुत्र आपको मिलेगा यहाँ पे, ब्रिज। ठीक है। यहाँ पे अंग मिलेगा आपको, ये मगध। ये जो मगध एम्पायर था सबसे शक्तिशाली था। पहली बात तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि महाजनपद टोटल थे कितने, तो ये 16 थे। ओके। आपसे फिर पूछेगा यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन सा था महाजनपद, तो आप बोल देना सर वो मगध था। मगध की जो कैपिटल थी, है ना, वो पाटलिपुत्र थी। सबसे पहले तो उनकी राजगीर थी, फिर उन्होंने पाटलिपुत्र ये शिफ्ट कर दी थी। ओके। ये एग्जाम में आता है ना। अवंती भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरीके से आप बोल सकते हो, एक महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी उज्जैन। ओके। उज्जैनी ये आज भी है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। पांचाल है, कुरु है। कुरु आपको कौन सा वाला क्षेत्र है? ये आपको मिलेगा कौन सा वाला? दिल्ली वाला। काम्बोज कौन सा वाला क्षेत्र था? ये आपका है कश्मीर वाला क्षेत्र था। पाकिस्तान का अपर वाला पार्ट था। गांधार, तक्षशिला आपने देखा होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा भाई, तक्षशिला। ओके। गांधार भी एक प्रदेश था। तक्षशिला एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वहां पे। ओके। फिर यहाँ पे आपको मत्स्य भी एक राज्य मिलेगा, सूरसेन भी मिलेगा, वत्स भी मिलेगा, कौशल भी मिलेगा, मल्ल भी मिलेगा, काशी विश्व वाराणसी वाला भी आपको मिल जाएगा, ब्रिज आपको मिलेगा, है ना। अंग भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे प्राज्योतिषपुर, ये आपका कौन सा है? असम वाला है। ठीक है। प्राज्ञा ज्योतिषपुर ये आपका आसाम वाला है, ये आपका एग्जाम में आता है। ताम्रलिप्ति यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके। ये भी एग्जाम में आता है। बहुत सारे एग्जाम में आपने देखे होंगे, लेकिन आपको मगध याद रखना है, मगध की कैपिटल याद रखनी है। और आपको अवंती याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। कंबोज याद रखना है, गांधारा याद रखना है, बस। ठीक है। गांधारा आपको कहाँ है? पाकिस्तान में। कंबोज भी आपका भारत पाकिस्तान वाला क्षेत्र था। अब आते हैं आपके एम्पायर्स। अब यहाँ पे राजा रूजा बनने लगे। सबसे पहला जो एम्पायर, मैं सिर्फ 16 महाजनपदों में एक जनपद की बात करूंगा, मगध डायनेस्टी। सबसे पावरफुल, सबसे फर्टाइल लैंड यहाँ पर थी, सबसे बड़ी आर्मी इनके पास थी। सबसे पहले डायनेस्टी जिसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें हम लोग शुरू करते हैं, हम कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं तो सबसे पहले डायनेस्टी उसमें कौन सी आती है? तो वो आती है आपकी हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक। ठीक है। हर्यंक वंश की बात करते हैं। किसने इसको शुरू किया था? तो ये बिंबिसार ने इसको शुरू किया था। बिंबिसार, बिंदुसारा नहीं, बिंबिसार। इसके बाद कौन सा रूलर आया? वो आया अजात शत्रु। ओके। इसने इसको मार दिया था। बाद में इसको इसी के बेटे ने मार दिया, जो था आपका उदयन। ठीक है। उदयन ने क्या करा था यहाँ पे? उदयन ने पटना की स्थापना करी थी। जो ये पटना है ना, पटना किन दो नदियों के संगम पर है, आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो सोन और गंगा नदी के संगम पर है। पटना का पुराना नाम कुसुमपुरा भी था, कुसुमपुरा भी था, और पाटलिपुत्र भी था, जो कि कैपिटल थी मगध की। ओके। इसके बाद आती है हर्यंक डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं, नंदा आते हैं, फिर नंद डायनेस्टी। ठीक है। नंद डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। नंदों का जो फाउंडर था वो कौन था? ये आपने देखा होगा, महापद्मानंद ने नंद डायनेस्टी की स्थापना करी थी। ओके। अब यहाँ पर इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि इनको छोटी जाति का भी बोला जाता है। इनकी नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी पहली, नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी भी थी। कई बार इसको ब्राह्मण भी बोलते हैं, कहीं यहाँ पे शूद्र भी बोलते हैं, कहीं पर इसको लो कास्ट भी बोला गया है। तो आप याद रखना, नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी भारत की सबसे पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। यानी कि हमेशा हमेशा पहले क्षत्रिय लोग ही राज किया करते थे। पहला अटैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए, इसी के टाइम पे
अलेक्जेंडर ने भारत पे अटैक किया था। अलेक्जेंडर ने जब भारत पे अटैक किया वो किया था 326 बीसी के दौरान। और इस टाइम पे भारत पे कौन रूल कर रहा था? घनानंद। ये बहुत ही बेकार राजा हुआ करता था। और इसी ने ही, बोलते हैं कई बार कई जगह पे लिखा हुआ भी है कि इसी ने ही भारत पे आने का निमंत्रण दिया था अलेक्जेंडर को। ओके। अलेक्जेंडर की लड़ाई किससे होती है 326 बीसी में? पोरस से, पुरुषोत्तम। पोरस से लड़ाई होती है, जीतते हैं हारते हैं इसका कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ था। और यहाँ पे जो फेमस बैटल थी अलेक्जेंडर की थी, हम उसे बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। हाइडेस्पीस किसका नाम था? हाइडेस्पीस झेलम नदी का नाम था। झेलम नदी को ही ये लोग अपनी भाषा में क्या बोलते थे? ग्रीक भाषा में ये लोग हाइडेस्पीस कहते थे, हाइडेस्पास भी कहते थे। ओके। तो ये हुआ था 326 बीसी में, ये मैं बता चुका हूँ। किसके बीच में हुआ था? यहाँ पे आपको पता है अलेक्जेंडर और पुरुषोत्तम के बीच में हुआ था। ओके। और ये जो पोरस था, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पुरुषोत्तम की, ये कहाँ का राजा था? ये तक्षशिला का राजा था उस टाइम पे। इसने इसकी अधीनता नहीं स्वीकारी, जिस कारण से अलेक्जेंडर ने इस पे आक्रमण कर दिया था। नहीं तो ये जहां भी जाता था उनको बोलता था कि मेरी स्वाधीनता आप स्वीकार कर लो, मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक एम्पायर आता है जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर कब से स्टार्ट हुआ था? 321 बीसी से यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, 184 बीसी तक रहा था। ये एग्जाम में ये वाला आता है बस कि कब ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके। इसकी स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी थी। प्रधानमंत्री कौन थे इसके? कौटिल्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। कौटिल्य के 3 नाम एग्जाम में कई बार आते हैं। ओके। कौटिल्य एक तो नाम हो ही गया, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनको चाणक्य भी कहते हैं। ओके। और कौटिल्य तो इनका नाम था ही था। इन्होंने ही किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक भाषा में क्या बोलते थे? इनके ग्रीक ग्रीक लोग सेंड्रोकोटस कहते थे, ये एग्जाम में आता है। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में जैनिज्म को अपना लिया था। ओके। इन्होंने अंतिम समय में जैनिज्म में अपना लिया था। और ये कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला में जाकर इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि कर्नाटक यहाँ पे मतलब साउथ में है। श्रवण बेलगोला में जाकर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये वहां चले गए थे और जैनिज्म इन्होंने अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की एक एक वाइफ थी जो कि ग्रीक से थी, उसका नाम क्या था? हेलिना था। ओके। ये सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, जो कि अलेक्जेंडर का जलीय सेनापति था। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक राजदूत रहा करता था, जिसका नाम था क्या? मेगास्थनीज। ये आता है एग्जाम में। ओके। इस मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है, इंडिका। आपसे एग्जाम में पूछेगा इंडिका बुक किसने लिखी है। और इंडिका बुक बेसिकली किस चीज को डिस्क्राइब करती है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे डिफाइन करती है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। हालांकि इस बुक में अच्छा ही बताया गया है कि यहाँ पे लोग आपस में मिलके रहा करते थे। कौटिल्य की, ये जो कौटिल्य यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य एक ही है। इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है ना, कई लोग बोलते हैं सर ये इकोनॉमी पर बुक है। इकोनॉमी पर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन पर है, यानी कि प्रशासन कैसे चलाना चाहिए एक राजा को, ये उस पर है। ओके। इकोनॉमी पर नहीं है, इसलिए एग्जाम में आता है। अब इनके बाद एक बड़ा राजा आता है, अशोक। इससे पहले यहाँ पे आपको बिंदुसार भी देखने को मिलेंगे, है ना। बिंदुसार यहाँ पे इनके बाद आएंगे आई थिंक। ओके। तो वो आपको याद नहीं करना है, बस आपको यही याद करना है, अशोक बिंदुसार के बेटे थे, है ना। बिंदुसार किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ये आपको एग्जाम में लर्न रखना है हमेशा। ओके। मदर जो थी इनकी, इनका नाम क्या था? शुभारंगी, इनकी मदर का नाम था। ओके। ये राजा बनने से पहले ये उज्जैन उज्जैन एंड तक्षशिला के उज्जैन और तक्षशिला के राज्यपाल थे, यानी कि गवर्नर थे अपने पिताजी के टाइम पे, यानी कि बिंदुसार के टाइम पे। इनकी जो लास्ट बैटल थी जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, वो थी कलिंग का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। ओके। और ये किस नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे हुआ था। इन्होंने यहाँ पर बहुत रक्तताप देखा, यानी कि यहाँ पे इन्होंने देखा कि इतने खून बह रहे हैं, और इन खून बहने का जो रीजन है वो मैं हूँ। इन्होंने यहीं पर शस्त्र त्याग दिए और बुद्ध धर्म को अपना लिया। इनका एक बेटा था और इनकी एक बेटी थी, है ना, महेंद्र एंड संघमित्रा।
महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने कहाँ भेजा? इन्होंने भेजा सीलोन। सीलोन पुराना नाम है श्रीलंका का, और वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने रॉक एडिक्ट्स बनाए, यानी कि पत्थरों पर शिलालेख जिसको हम बोलते हैं, पत्थरों पर लिखने की कला, मतलब कला नहीं, पत्थरों पर लिखने का इन्होंने शुरू किया। और कुल इन्होंने पूरे भारत में 14 ऐसे पत्थर बनाए जिन पे इन्होंने कुछ ना कुछ लिखवाया है। पहला इंसान जिसने इन जो अशोकास के इंस्क्रिप्शन थे, जो अशोका ने यहाँ पे बनवाए थे 14 पत्थर, इनको पढ़ने में सफलता किसने हासिल करी? ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ओके, और यहाँ पे याद रखना इनके द्वारा एक स्तूपा बनाया गया था जिसका नाम है सांची का स्तूपा, और ये हमारे 200 रुपए के नोट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से राजा आए ये भी आपको याद रखना है। मौर्यन किंगडम के बाद आते हैं सुंग। ठीक है, सुंग का आपको याद रखना है बस कि इसे किसने स्थापित किया था, तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना करी थी। लास्ट जो राजा था मौर्यों का वो आता है एग्जाम में, वो था बृहद रथ। इसको मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी। ओके, इस टाइम पे ये कहाँ पे रहा करता था? साकेत में। और साकेत किसका पुराना नाम है? अयोध्या का पुराना नाम है। शुंग डायनेस्टी ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाई, और इसके जो अंतिम राजा थे अग्निमित्र, उसको मार दिया गया था, और यहाँ पर कोई और राज करने लगा था। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा या फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो डायनेस्टी थी वो बन के बाहर आती है, जिसका नाम था सातवाहन। ठीक है, सातवाहन आपको पता होना चाहिए। सातवाहन की स्थापना किसने करी थी? सिमुख नामक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। इस वंश का दूसरा नाम क्या है? इस वंश का दूसरा नाम है आंध्र डायनेस्टी। कैपिटल क्या थी इसकी? ये थी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान थी, और ये थी औरंगाबाद। औरंगाबाद, ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिष्ठान पुराना नाम है औरंगाबाद का, अब तो औरंगाबाद का नाम भी चेंज हो चुका है। बताओ मुझे ये आज की डेट में नया नाम क्या है? फेमस रूलर कौन थे इस सातवाहन डायनेस्टी के? आपने सुना होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। यहाँ पे पहली बार अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले लिखने का प्रचलन भी सातवाहनों ने ही किया था। अब यहाँ पर कुछ विदेशियों ने भी भारत पे आक्रमण किया। सबसे पहले आए थे ग्रीक लोग, यानी कि यूनानी लोग भारत में आए। उसके बाद शक लोग आए। शक लोग कहाँ से आए थे? कजाकिस्तान वाले क्षेत्र, उससे अगल बगल वाले क्षेत्र से आए थे। फिर आते हैं पहलव लोग। पहलव लोग भी आपके कौन थे? जो आपके मिडल ईस्ट एशिया से आए हुए थे। ओके, फिर आती है एक डायनेस्टी जो कि लंबे टाइम तक भारत में रूल करती है, जिसे हम बोलते हैं कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? ये आता है एग्जाम में, कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस था। सबसे फेमस रूलर कौन सा है इनका अभी तक? ये है कनिष्क। आपको पता है ना कनिष्क ने क्या किया था? बौद्ध धर्म की चौथी काउंसिल करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी? कुंडल वन में करवाई थी। कहाँ पे? कश्मीर में। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इन्होंने किस कैलेंडर की स्थापना करी थी? शक संवत, जो कि आज भी हम लोग यूज करते हैं हमारे घरों में ना, वो शक संवत है। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाले की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश वाला तो पर्टिकुलरली ग्रिगोरियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर भी हम लोग बोलते हैं इसको, जनवरी फरवरी वाला। शक संवत इन्होंने इस्तेमाल स्टार्ट किया था 78 एडी में। ओके, इनके दरबार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते थे। कौन रहते थे? चरक। चरक तो बहुत बड़े मेडिकल साइंस के ज्ञाता थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनको हम बोलते थे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। इनके दरबार में, यानी कि कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी रहते थे। नागार्जुन, इन नागार्जुन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइंस्टीन ऑफ इंडिया भी हम लोग इनको कहते हैं। इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी, माध्यमिक सूत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने ही बताई थी। आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे कैसी थी? सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने स्टाइल, इंडो ग्रीक स्टाइल। इंडो ग्रीक स्टाइल में क्या होता है? कांच के बनते हैं घर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गांधारा स्टाइल। गांधारा स्टाइल भी कौन लेके आए थे? यहाँ पर यूनानी लोग भारत में लेके आए थे। कुषाण कुषाण लोग भारत में लेके आते हैं। और गांधारा कला में सबसे पहली मूर्ति जो जिसकी बनाई गई वो किसकी थी? वो थी बुद्ध भगवान की, क्योंकि ये लोग बुद्ध भगवान को मानते थे। ओके, अब आता है आपका साउथ का वो क्षेत्र जहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका संगम एरा। संगम एरा ना वो एरा है जहाँ पर
यहाँ पे देखा गया कि जो साउथ की लिटरेचर है उनका निर्माण किया गया, उनको बनाया गया। एक टाइम पीरियड में सब लोग यहाँ पे आए। संगम का मतलब होता है जो यहाँ पे लर्नड मैन होते हैं, यानी कि जो विद्वान लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस काम के, उनको यहाँ पे बुलाया गया। और बुलाने के बाद यहाँ पे उनसे कुछ लिटरेचर्स लिखाए गए तमिल लैंग्वेज में। ओके, ये चीज़ आप लोग याद रखना। ये किसकी गैदरिंग थी? ये थी लर्नड मैन की, यानी कि जो ज्ञाता थे, पोएट्स थे, उनकी यहाँ पे एक मीटिंग हुआ करती थी। संगम को कराने का श्रेय किसका था? पांड्या किंगडम। ये आपको मिल गया यहाँ पे, ये पांड्या किंगडम में संगम हुआ करते थे। तीन तीन संगम हुए। ठीक है। यहाँ पे किस चीज का कंपाइलेशन किया गया? तमिल लिटरेचर्स का यहाँ पे कंपाइलेशन किया गया। कौन सी लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में। तो ये एग्जाम में कई बार आती है कि संगम की लैंग्वेज क्या थी, तो ये थी तमिल लैंग्वेज। टोटल संगम कितनी हुई? 3 हुई। पहली कहाँ पे हुई थी? मदुरई में। दूसरी यहाँ पे कहाँ पे हुई? कपातापुरम में। कपातापुरम में। तीसरी कहाँ पे हुई? मदुरई में हुई। यानी कि 2 मदुरई में हुई। पांड्या किंगडम का इनके ऊपर क्या था? एक तरीके से रॉयल पैट्रोनेज था। ये लोग इस चीज को बढ़ावा देते थे। ओके। अंत में आता है आपका यहाँ पर गुप्ता एरा। गुप्ता एरा पूरे भारत पर राज करते थे। कौन था इसका फाउंडर? श्री गुप्ता। रियल फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। क्योंकि श्री गुप्ता ने तो बस इसको बना दिया था, बढ़ाया इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, चंद्रगुप्त वाला नहीं है। ये कौन से क्लैन से थे? तो ये धारण क्लैन से थे। इनके टाइम पे जो कॉइन था वो कौन सा था? वो यहाँ पे गोल्ड कॉइन था। ठीक है। सोने के सिक्के ये लोग चलाया करते थे। ओके। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इन्होंने ही चलवाए थे भारत में। ओके। इन्होंने एक कैलेंडर निकाला 319 320 एडी में। अब एडी चल रहा है, बीसी नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन था गुप्ताज का? तो ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किया और सबसे ज़्यादा जिसने इशू किए क्या सिल्वर कॉइन्स भारत में, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड ही था। लार्जेस्ट एक्सपेंशन गुप्ता एम्पायर का किसने किया? तो ये क्या था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने ही सबसे बड़ा एक्सपेंशन किया था। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन भी आपको किसने किया था? समुद्रगुप्त ने ही किया था। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी हम लोग कहते हैं। इसके सिक्कों में इसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ये भी एग्जाम में आता है। ओके। अब प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है पत्थरों में लिखा गया लेख। प्रयाग कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे मिलेगा आपको? इलाहाबाद में मिलेगा। ओके। प्रयाग प्रशस्ति की लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। ठीक है। गुप्ताओं का विक्रमादित्य, हम इसे किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है। इस चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। ठीक है। उन नवरत्नों में सबसे इंपॉर्टेंट है कालिदास, भी एक उनका नवरत्न था। नवरत्न यानी कि 9 ज्वेल्स रहते थे। उसने कौन कौन सी बुक लिखी है? सबसे पहले ए से आएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। एम स्क्वायर का मतलब है, यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आपको? मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम। के से क्या आएगा आपका? कुमार संभवम। R2 का यानी कि R स्क्वायर का मतलब है ऋतुसंहार और रघुवंशम। ये इनकी बुक्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है। 6 बुक मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। मालविका अग्निमित्रम हो गया, विक्रम ओवर्स भी वैसे इन्हीं की है। सबसे ज्यादा पावरफुल किंग कौन था गुप्ताओं का? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ही था। गुप्ताओं का लोगो क्या था? गुप्ताओं का चिन्ह क्या था? तो गरुड़। गरुड़ था। इनके टाइम पे एक यूनिवर्सिटी थी बहुत फेमस, वो कौन सी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इसी यूनिवर्सिटी को इन्होंने बढ़ाया चढ़ाया था। किसने बनाया था इस यूनिवर्सिटी को? कुमार गुप्त ने। ये एक छोटा मोटा राजा हुआ करता था गुप्त साम्राज्य का। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? उस लाइब्रेरी का नाम है धर्मगंज। और उसके 3 पार्ट थे, वो याद मत करो। रत्न रंजक, रत्नवती, रत्न सागर, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। धर्मगंज एक इनकी लाइब्रेरी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मिलिट्री कमांडर था। उसने यहाँ पे जला दी इसकी लाइब्रेरी पूरी की पूरी। सारी की सारी नॉलेज यहाँ पे खत्म कर दी गई। ठीक है। और यहाँ पे भारतीय समाज में क्लासिक एज किसे बोलते हैं हम? लिटरेचर का गुप्ता काल को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का सबसे गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड इंडियन कल्चर। ठीक है। अब आता है आपका
गुप्तोत्तर काल। गुप्त के बाद कौन कौन से आए भारत में छोटा मोटा राज्य लेकर? पुष्यभूति डायनेस्टी आई। पुष्यभूति डायनेस्टी की लोकेशन क्या थी? कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र वही है, यहाँ पे महाभारत हुई थी, ये कुरुक्षेत्र वही है जो कि हरियाणा में। कैपिटल क्या थी इनकी? थानेश्वर। थानेश्वर भी कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको हरियाणा में मिलेगा आज की डेट में। इन पुष्यभूति डायनेस्टी का सबसे बड़ा एक राजा था ह्वेनसांग, ओह सॉरी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम था वो था शिलादित्य। ओके। और इनको टाइटल दिया गया था शकलोत्तर पथनाथ, यानी कि पूरे उत्तर भारत का इन्हें क्या बोला गया है कि तुम उत्तर भारत के सबसे बड़े राजा हो। हर्षवर्धन ने 3 बुकें लिखी, एनपीआर से याद रखना, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये एग्जाम में आता है। इनके टाइम पे एक बहुत ही फेमस पोएट रहता था। फेमस पोएट कौन था इनके दरबार में? ठीक है, तो क्या क्या था? बाणभट्ट। बाणभट्ट इनका सबसे बड़ा एक तरीके से पोएट था। उस बाणभट्ट ने ही इनकी आत्मकथा लिखी हर्षचरित्र, और कादम्बरी भी उनके द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। हर्षवर्धन के दरबार में यानी कि काल में एक चाइनीज ट्रैवलर था जो कि भारत में आया था, जिसे हम बोलते हैं हुएनसांग। और जो हर्षवर्धन था, ये हर 5 वर्ष में अपने प्रजा से मिलते थे, एक सम्मेलन करते थे जिसे हमने बोला है महामोक्ष परिसर। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर सकते हो। अगला किंगडम था यहाँ पे छोटा मोटा किंगडम, आप लोग सारे के सारे याद रखने। राष्ट्रकूट एम्पायर भी काफी बड़ा हुआ करता था यहाँ पे। इसका जो फाउंडर था वो कौन था? दंतीदुर्ग। ठीक है, इसको किसने बनाया था? तो ये बनाया था एलोरा केव्स टेम्पल भी इनके द्वारा बनाया गया है। एलोरा, अजंता एंड एलोरा, ये दिख रहा है आपको महाराष्ट्र के यहाँ पे, अजंता एंड एलोरा, ये यहीं पे है आपको। ये गुफाएं हैं यहाँ पे मिलती हैं, राष्ट्रकूट एम्पायर ने ही बनाया था। और ये जो गुफा है इनमें तीनों धर्म के बारे में बात करी गई है, मूर्तियां हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, और जैन धर्म। ओके, ये तीनों के बारे में इस गुफा में, यानी कि इस गुफा में इनके मंदिर हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, एक रूलर था राष्ट्रकूट एम्पायर में, इसने सुसाइड कर लिया था, जिसका नाम था अमोघ वर्ष। ठीक है, ये इसने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि हर्षवर्धन से ये हार गया था। काफी राजाओं से हारता रहता था, और हारने के शर्म से ये तुंगभद्रा नदी में गिरकर अपनी जान दे देता है। राष्ट्रकूट एम्पायर का सबसे फेमस राजा कौन सा था? आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट एम्पायर का कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा था। अंत में आपका यहाँ पे क्या आता है इसके बाद? चालुक्य ऑफ वातापी। ये दिख रहा है आपको, चालुक्य डायनेस्टी। बादामी भी इनको कहते हैं, बादामी के चालुक्य। कौन था भाई इसका फाउंडर? पुलाकेशिन। पुलाकेशिन प्रथम, क्योंकि इनका 2 भी आया था। इनकी कैपिटल क्या थी? वातापी। वातापी कोंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वातापीपुरम भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वातापी कोंड इसका नाम है, वातापी आप लोग याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था? आईहोल। आईहोल का इंस्क्रिप्शन कहाँ पे? आईहोल, आईहोल आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। आईहोल का इंस्क्रिप्शन यानी कि आईहोल का लेख भी चालुक्य ऑफ वातापियों ने बनाया है। अंत में आपका यहाँ पे क्या आता है? चोल डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? विजयालय। ये रही आपकी चोला डायनेस्टी। बहुत बड़ा इन्होंने कर लिया था पार्ट साउथ से जाकर। ये एकमात्र ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने हिंद महासागर पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, विजयालय, विजय याले ने इसको बनाया था। ओके, चोला डायनेस्टी का सबसे स्वर्ण पीरियड किसका टाइम का पीरियड का था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया? बृहदेश्वर, है ना, विष्णु मंदिर है ना, बृहदेश्वर टेम्पल भी इन्होंने बनाया, जिसे हम राज राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि उसने उसको बनवाया था। पहला किंग चोल डायनेस्टी का जिसने श्रीलंका को कब्जा लिया था, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल। ठीक है, और इन्हीं का एक राजा था जिसने जावा, सुमात्रा, मलेशिया, सुंडा, सुंडा कौन सा है? इंडोनेशिया वाला। ठीक है, इन्होंने इसको, तो वो चोलाज ही थे, चोला के अन्य अन्य राजा आते रहे जिन्होंने इन सब एरिया को यहाँ पे क्या कर लिया था? जीत लिया था। ओके, अगर पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में बात करूं मैं, सबसे अच्छी नेवी, जल सेना किसके पास थी? वो थी चोलों के पास, चोलाज के पास। ठीक है, इन्होंने एक चीज भारत को आज दी है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती सिस्टम। इन्हीं के टाइम पे पंचायत सिस्टम बहुत प्रिवलेंट थी चोला डायनेस्टी में, और यही भारत ने यहाँ से एक्वायर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक आर्ट आपको देखने को मिलेगी, किसकी? थंजौर। वैसे तो इनका थंजौर फेमस एरिया था, लेकिन आप लोग याद रखना कि ये लोग पर्टिकुलरली, एक आर्ट है नटराज की आर्ट।
जहाँ पे शिव भगवान को बहुत सारे हाथों के साथ में डांस करते हुए दिखाया हुआ, हर किसी घर में भारत में आपको मिल भी जाएगी ये मूर्ति। मूर्ति है, स्टैचू है, तो ये हम बोलते हैं नटराज की मूर्ति। ओके, ये किसकी है? चोला डायनेस्टी की है। और अंत में ये आपका खत्म हो चुका है, जो कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री था। आपके लिए इतना पढ़ना काफी रहेगा।